Hello student, welcome to Katyayana Academy. Student, today I am going to start your new chapter applications of derivative और आज हम लोग इसकी फर्स्ट लाइव क्लास को करने वाले हैं बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हमारा एक काफी बड़ा चैप्टर है, यानी इसमें बहुत सारे आपके देखते हैं कि यहाँ पर रेट मेजर्स भी है बच्चों, इसमें हमारा टेंजेंट नॉर्मल भी है, इसमें मैक्सिमम मिनिमा भी है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है। और बच्चों आपको पता ही है कि कैलकुलस जो है हमारे बोर्ड मैथ्स में यानी कि क्लास 12th मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर्स मार्क रखती है, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे आते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों इसी टॉपिक से, कैलकुलस से आते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग कुछ इसके बेसिक्स पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हो नहीं सकता, तो कुछ बेसिक चीजों को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। तो बच्चों आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने बेसिक टॉपिक के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों जो हमारा मेन टॉपिक है स्टार्टिंग में जो है वो हमारा डेरिवेटिव्स एज रेट मेजर है। ये डेरिवेटिव्स क्या है, रेट मेजर, इसको समझते हैं। इसी की बेसिक टॉपिक से बच्चों आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर हम किसी भी डेरिवेटिव एज रेट मेजर का बेसिकली आपने कंडीशन सीखी है। रेट मेजर का बेसिक मींस क्या है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना बच्चों, ये ए टू बी हमारी डिस्टेंस है। अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है इन टाइम, इस डिस्टेंस को डी से आपने डिनोट किया है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको टाइम कितना लगा है बच्चों, उस टाइम से जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज फॉर्म, क्या फॉर्म होता है बच्चों, ये हमारी स्पीड फॉर्म हो जाती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आप करते हैं तो आपको स्पीड निकल के आ जाती है कि हमारी स्पीड क्या है। देखिए यानी आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्टेंस है इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम, यानी कि रेट मेजर ही है, पर सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बेसिकली वही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारा बेसिक तो यही है कि अगर लोग पर सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वही हमारा क्या देता है, वही हमारी बेसिकली आपको वेलोसिटी मिलती है, जिसको हम लोग स्पीड, अगर ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है तो ये स्पीड हो जाता है, सिंपली वेलोसिटी हो जाता है। अगर डिस्टेंस है तो बच्चों इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमारा आपको पता है कि रेट मेजर से रिलेटेड है। बच्चों ये रेट मेजर से कैसे रिलेटेड है जरा इसको देखिएगा। देखिए जैसे हमने कहा कि अगर हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट डी है और अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट कर दें, देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा dt बाय dx बाय dt। चलिए x मान लेते हैं डिस्टेंस, तो ये dx बाय dt हो जाएगा। सो डिस्टेंस को मैंने बच्चों x ले लिया है, क्योंकि अगर आप d रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। अगर हमारी डिस्टेंस यहां से यहां तक की मान लेते हैं x है और आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये dx बाय dt हो जाएगा। और बच्चों ये जो dx बाय dt है ये क्या बनेगा, ये हमारी वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट जो है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। अब बच्चों यहां पर जो रेट मेजर है उसको इससे किस तरीके से रिलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन से, उसको क्लियर करते हैं। देखिए आपको पता है dx बाई dt बहुत इंस्टेंटेनियस, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो चेंज होते हैं उसके लिए किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक सर्कल है। अगर हम लोग इस रेडियस में कुछ थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, मतलब स्लाइटली चेंज भी करते हैं डेल्टा आर, तो क्या होगा बच्चों, इसकी एरिया में भी इंक्रीजमेंट होगा, है ना कुछ तो जरूर बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग इसकी रेडियस को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इसका एरिया अगर स्टार्टिंग में ए है तो बच्चों उसमें भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। क्लियर। सो ये जो डेल्टा आर, बहुत थोड़ा सा आर, यानी बहुत छोटी वैल्यू ऑफ आर, रेडियस की बहुत थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज करने से उसी के रेट से जो हमारा एरिया बढ़ रहा है बच्चों, पर रेडियस इंक्रीज करने से, यूनिट रेडियस इंक्रीज करने से जितना हमारा एरिया में चेंज हो रहा है, इसी रेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हमारा ये रेट मेजर होता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा आर, ठीक है, इसको डेल्टा आर से डिनोट कर देता हूं, डेल्टा ए बाई डेल्टा आर। अब जरा देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, रेडियस को बच्चों इंक्रीज करते जाएंगे, रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, उसी बेस पे हमारा जो एरिया है वो भी लगातार इंक्रीज होता जाएगा। अगर हमने थोड़ा सा बहुत कम रेडियस, बहुत छोटी सी रेडियस बच्चों इंक्रीज की है, सो थोड़ा सा उसी हिसाब से क्या होगा, उसी बेस पर, उसी रेट से हमारा एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। सो इसी को ही हम लोग बच्चों इस तरीके से ये डेल्टा ए बाई डेल्टा आर कह रहे हैं। और अगर ये वैल्यू हमारी बहुत छोटी है, टेंस टू जीरो है, अगर मान लेते हैं हमारा रेडियस जो है डेल्टा आर जो है वो टेंस टू जीरो है, जैसे देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लिमिट डेल्टा आर टेंस टू जीरो, बहुत छोटी, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा रेट, है ना। और यही हमारा बन जाएगा भाई, इसको आप डीए बाई डी आर भी कह सकते हो, दिस इज फॉर्म डीए बाई डी आर, यानी कि आपने एरिया को विद रिस्पेक्ट टू आर क्या किया है, जिस रेट से अगर आप रेडियस बदलेंगे उसी पर्टिकुलर रेट के साथ हमारा एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। सो बच्चों ये बेसिक थोड़ा सा रहता है कि इसको फंक्शंस के बेस पे भी देखें तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, सिंपली
आपको ये पता है y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन हो गया। अब इसमें जरा इस कंडीशन को देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर या y की वैल्यू में इफ वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ y, अगर हम y की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्लाइटली चेंज करते हैं, कितना बच्चों डेल्टा y। सो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये डेल्टा x चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहां पर डेल्टा x चेंज करेंगे तो बच्चों ये भी डेल्टा y चेंज होगा, x की वैल्यू बदलेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि y जो है टोटली डिपेंड है x की वैल्यू पर, है ना। अब यहां से इस चीज को देखिए कि अगर ये डेल्टा x बाय डेल्टा y जो हम लोग निकाल रहे हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाल रहे हैं, मतलब चेंज इन y, स्लाइटली चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। तो यहां से ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा इसका रेट मेजर हुआ कि किस रेट से, जिस रेट से आप x की वैल्यू को बदलते जाएंगे उसी रेट से y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, बदलती चली जाएगी। अब बच्चों यहां से इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर जो इस चीज को हम लोग ने यहां पर पढ़ा है, अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू बहुत बच्चों छोटी हो जाए, सो दिस इज फॉर्म dy बाय dx, मतलब यही रेट चेंज है, इसी को हम लोग इंटरस्टेनियस रेट चेंज बोलते हैं ना। इंटरस्टेनियस रेट चेंज मतलब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटी सी वैल्यू चेंज होने के लिए, या बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ x के चेंज होने पर जितना भी हमारा चेंज होगा y में, दिस इज कॉल्ड द रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को बच्चों हम लोग dy बाय dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही बच्चों हमारा डेरिवेटिव्स एट रेट मेजर होता है ना। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे भी समझिए, जैसे हम लोगों ने भी क्लियर किया था कि dt बाय, अगर हम लोग dy dx बाय dt करते हैं, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को भी फिर से t के रेस्पेक्ट पे कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो बच्चों ये dv बाय dt बन जाएगा d बाय dt ऑफ dx बाय dt। सो बच्चों ये क्या हुआ भाई, जब आप यहां से देखिए वेलोसिटी को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप वेलोसिटी चेंज करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चों वो क्या बन जाता है, दिस इज फॉर्म ए, यानी एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल हमारे इन बेसिक चीजों में होता रहता है, जिसकी हमें यहां पर जरूरत पड़ती है। सो बच्चों बेसिकली आई होप आपने समझ लिया कि रेट मेजर का बेसिक क्या है। बच्चों इसको कुछ क्वेश्चन से करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए पॉइंट समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं और बच्चों इन कंडीशंस को क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को वॉच करिए। क्वेश्चन है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ये तो श्योरली आपको बताया गया कि वो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है, अगर आप चेंज करेंगे उसकी रेडियस में तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वो रहेगा स्फेरिकल, ये बताई गई आपको पहले तो। हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बच्चों ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आखिर आपसे जो चेंज पूछा जा रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। सो चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना। चलिए अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज का क्या बेसिक मीन्स होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास बलून कैसा है बच्चों, राउंड है, स्फेरिकल है, आपको क्वेश्चन ने पहली कंडीशंस में दे रखा है। सो हम लोग ने ये बलून फॉर्म किया जिसकी रेडियस आपको गिवन है r, और r की वैल्यू भी आपको दे रखी है कि जब वो वैल्यू क्या हो, 7 हो। मे बी क्वेश्चन ने कहा व्हेन द रेडियस इज 7, तो चलिए इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। अब जैसे जैसे बच्चों आप इसमें स्लाइटली चेंज करोगे, जैसा हम लोग ने देखा अभी, है ना, अगर आप इसमें स्लाइटली चेंज करेंगे तो बच्चों वॉल्यूम में भी वो चेंजेस दिखाई देंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉल्यूम में बच्चों इंक्रीज ना हो। सो आपको वही फाइंड करना है कि जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वो फाइंड करना है, यानी कि रेडियस के बढ़ने पर वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, ये फाइंड करिए। देखिए सबसे पहले रेडियस तो बच्चों हम लोग ने r ले लिए। अब जरा देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले सारे जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे मेंसुरेशंस के, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v 4/3 पाई r क्यूब। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना, हमें रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस, यानी जिस हिसाब से रेडियस चेंज होगी उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम कितना चेंज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि इसको r के रिस्पेक्ट में बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो लुक एट दिस, वी हैव टू गॉट इट दैट dv बाय dr सिंपली। Okay, when we have to differentiate with respect to r, then we have to find dv by dr, and look at this, these are the constant। तो आपको पता है constant का तो differentiation by 4 pi by 3 सेम है, और आपको जब इसको differentiate करेंगे, so this is form at 3r square। क्लियर बच्चों, यहां से क्या हो गया, 3r square सिंपली।
अब यहां से जब आपने इतनी कंडीशंस क्लियर की है तो बच्चों थोड़ा सा कैंसिलेशंस भी अगर है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये 3 से 3 का कैंसिलेशन पॉसिबल है, कर दीजिए। ये आपने निकाल लिया dv by dr। बच्चों ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी रेडियस के बदलने पर कितना वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, एक्चुअल में उसकी बात हो रही है। सो dv by dr दैट इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर फाइनली। अब बच्चों r में जब आप देखिए तो किस कंडीशंस को रखेंगे? r में आपकी वैल्यू क्या है? 7 है। सो r की वैल्यू हमें क्या रिप्लेस करनी है? 7 रिप्लेस करनी है। When we have replaced with 7 then finally calculate them and find the final answer। सो चलिए इसको फाइनली सॉल्व करते हैं और इसका फाइनल आंसर भी क्लियर करते हैं। तो आई होप आपने ये बेसिक रेट चेंज है क्या उसको समझा है, बेसिक पॉइंट क्लियर किया है कि किस तरीके से रेट चेंज हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। सो बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे हमें सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है, जो भी वैल्यू हमको दी हुई है हमारे क्वेश्चंस में। जरा देखिएगा dv by dr दिस इज इक्वल टू, लुक एट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 है, 22/7 है, और बच्चों r स्क्वायर यानी r तो हमारा 7 हो गया, तो बच्चों हमने 7 पुट कर दिया बिकॉज इज गिवन दैट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर? इन क्वेश्चन इज गिवन दैट r इज इक्वल टू 7। नाउ लुक एट दिस, ये तो हमारा क्या हुआ? कैंसिलेशन हो गया 7 से 7 का। अब बच्चों ये जरा देखिए dv by dr हो गया और ये हमारे पास आ गया है 22 into 7 into 4, तो 22 into 7 करिए बच्चों 154 मिल जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 4 ऑल्सो, सो 4 4 16, 6 कैरी 1, 21 2 कैरी और 6 हुआ। तो बच्चों ये आपका आ गया सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका जो आएगा सेंटीमीटर जो क्यूबिक, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। इस तरीके से आप बेसिकली इसको फाइंड कर सकते हैं और कंडीशंस को निकाल सकते हैं कि किस बेस पर हमारा जो है वो इंक्रीज होगा वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ओके, तो बच्चों ये तो बेसिक्स है किस तरीके से हम लोग रेट मेजर बेसिकली फाइंड करते हैं। हमने आपको उसका बेसिक सिखाया, बताया कि एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रेट मेजर निकाल सकते हो। बच्चों रेट मेजर के बहुत सारे देखिए बेसिक्स पॉइंट्स हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लें, फिर हम लोग आगे की कंडीशंस में चलेंगे। देखिए जैसे अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी कंडीशंस में किसी, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे वो कोई भी चीज हो जिसका इंक्रीजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं, तो जैसे वो रेट चेंज का बेसिक मींस क्या है? जैसे मैं dv by dt की बात कर रहा हूं, देखिए रेट चेंज का मतलब होता है चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, dv by dt का बेसिक मींस है। अब रेट चेंज का मतलब ये हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चों ये इन द सेंस इंक्रीजमेंट है, अगर ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, चेंज का मतलब बढ़ रही है, सो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम लोग एज अ पॉजिटिव वैल्यू टेक करते हैं। और बच्चों अगर यही dv by dt चेंज, रेट चेंज क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट भी तो रेट चेंज हुआ, अगर वैल्यू कम हो रही तो वो भी तो चेंज हो रहा है। सो यहां पर इन द सेंस अगर वो डिक्रीज होगा, सो जरा देखिए इस सिचुएशन में हम लोग यहां पर इसका साइन क्या लेंगे? dv by dt का साइन निगेटिव टेक करेंगे। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जिसको हमें यहां पर क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो कुछ और बेसिक कंडीशंस हैं जिसको क्लियर करते हैं, समझिएगा ध्यान से। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। देखिए एक हमारे पास वॉल्यूम है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट के साथ। अब बच्चों रेट की बात है तो इसका मतलब रेट जब भी आएगा एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जा रहा है। सो प्रूव दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेराइज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। चलिए सो बच्चों क्वेश्चन की कंडीशंस को हम लोग ने क्लियर किया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मेशंस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सिंपली एक ये क्यूब है और क्यूब की साइड को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। बच्चों एक्स लेट कर लीजिए, आप चाहे वाई लेट कर लीजिए, वो तो आपको एक वेरिएबल यहाँ से लेट करना है। सो वी हैव टू टेकन द वाई एज अ एक्स या वाई, कुछ भी ले लीजिए, वाई लिया, चाहे तो आप एक्स ही ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। बच्चों एक्स के बेस पे हम लोग को ज्यादा ईजी रहता है सॉल्व करना। तो देखिए ये हम लोग ने इसको एक्स लिया। अब बच्चों यहां से जब साइड हमारी x है हमारे क्यूब की, अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक तरीके से आपको पहले से कंडीशंस दे रखी है कि जो इसका वॉल्यूम इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसका जो रेट है चेंज ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, वो एक कांस्टेंट वैल्यू। जरा देखिए कैसे बच्चों, इसका वॉल्यूम होगा क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, साइड मतलब एक्स क्यूब, है ना। अब मान लेते हैं अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो गया? dv by dt। ओके, टी के रिस्पेक्ट में बच्चों क्यों डिफरेंशिएट किया? देखिए ये साइड के बढ़ने के हिसाब से इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं पूछा गया है।
कहा गया है कि इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अब रेट का मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ दिस इज 3x², और बच्चों चेन रूल के साथ जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt। ओके, चलिए एक ये डिफरेंशिएशन आपने क्लियर किया। जब यहां तक हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा तो बच्चों एक कंडीशन क्वेश्चन ने हमें पहले ही बताई हुई है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा गया है कि जो ये इसका रेट है, देखिए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब dv/dt की जो वैल्यू है बच्चों वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो उसको हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं k। सो यहां पर उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, k से। सो k इज इक्वल टू, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है मैं 3x² और dx/dt। ओके, यहां से dx/dt जरा फाइंड करते हैं। सो k/3x², बच्चों ये हमें क्या वैल्यू मिल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dt, मतलब चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो क्यूब दिख रहा है, जो इसकी लेंथ दिख रही है साइड की, इसकी साइड की लेंथ में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, पर भाई देखिए साइड में ही बढ़ रही होगी, उसी के रिस्पेक्ट में तभी इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, लेकिन हमें निकालना था कि किस रेट से हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है उसके बेस पे। अभी क्वेश्चन को और समझते हैं, जब जितना भी हम लोग ने फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस यहां तक आ गई। k/3x² इज इक्वल टू dx/dt, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इसका में भी रिक्वायरमेंट होगा तो हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, आगे क्वेश्चन को पढ़ते, प्रूव दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेराइज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो है, यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया जो बच्चों है वो इनवर्सली है एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। यानी कि अब हमको ये चीज प्रूव करके दिखानी है कि बच्चों जो सरफेस एरिया है वो इनवर्सली जो है साइड के बेस पर इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए इस चीज को भी देखते हैं, इसको भी पूरा सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब सरफेस एरिया को देख रहे हैं। तो सरफेस एरिया एस से डिनोट कर दीजिए, और सरफेस एरिया होता क्या है, 6x², सिंपली, है ना, यही तो बेसिक्स है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो 6x² होगा। अब बच्चों जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इसलिए बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है, वेराइज इन सरफेस एरिया। हमें ये प्रूव करना है कि जो सरफेस एरिया वेराई कर रहा है, मतलब वो जो चेंज हो रहा है, उसमें जो चेंज हो रहा है वो इनवर्सली है प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ द क्यूब। तो चलिए इसको x के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ds/dt एंड दिस इज इक्वल टू 6 into 2x और dx/dt हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब हम लोग इतना बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 12x। सो लुक एट दिस, ds/dt, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 12x, और बच्चों साथ में क्या है, dx/dt। अब जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहां से हमारा चेंज करने का टाइम आ गया वैल्यू को। यहां से बच्चों जो हमारा dx/dt है वो तो एक्चुअल में k/3x² है। सो यहां पर हम लोग इसको k/3x² से रिप्लेस कर देते हैं। और क्यों करेंगे, उसका रीजन है क्योंकि हमें यहां पर इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है कि जो चेंज इन सरफेस एरिया है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ क्यूब है। ओके, सो चलिए इस वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, और हम लोग ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करने वाले हैं इन द प्लेस ऑफ दिस dx/dt। ओके, सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, यहां पर तो हमारा ds/dt एज इट इज है, ds/dt एंड दिस इज इक्वल टू 12x, और बच्चों 12x के बाद यहां पर dx/dt जो है उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं किससे, देखिएगा ध्यान से, k/3x²। क्लियर, सो हम लोग ने रिप्लेसमेंट कर दिया किससे, k/3x² से, और बच्चों ये रिप्लेसमेंट किसके प्लेस पर है, dx/dt के प्लेस पर, यानी कि चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वहां पर रिप्लेस किया। बच्चों अगर कोई कैलकुलेशंस पॉसिबल है, कैंसिलेशंस पॉसिबल है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि उसी के बेस पर आगे की फाइनल सॉल्विंग होगी। तो थोड़ा सा बच्चों स्पेस की भी डिमांड है, इसलिए मैं मेन जो पॉइंट है उसी को रखता हूं, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने यहां से मूव कर दिए। सो यहां से जरा नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाइए। देखिए कैंसिलेशंस तो पॉसिबल है बच्चों 3 से 4 टाइम्स, और x से ये क्या हो गया, ये एक x कैंसिल हो गया, और जब इतना कैंसिलेशन हो गया तो फाइनली हमारे पास 4k/x बचा, और ये क्या है, ds/dt के इक्वल है। अब बच्चों जरा देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, यानी जो ds/dt है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो वैल्यू फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट है ना। 4k, k क्या था, k यानी कांस्टेंट, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि जो dv/dt है वो कांस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि हम लोग dv/dt को इसीलिए k ले लिया था, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है वो। सो ये वैल्यू तो प्योरली कांस्टेंट है, इसका मतलब जो पूरा का पूरा ds/dt है, यानी कि चेंज ऑफ व्हाट,
ds/dt मतलब चेंज ऑफ एरिया, वेराइज ऑफ एरिया। और हमें ये प्रूफ करना था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साइड के, जरा देखिए ध्यान से। अगर हम यहां से इस कांस्टेंट को मूव कर दे तो क्या बनेगा, ds/dt। हम लोग यही तो सीखते हैं कि भाई ये वेरिएबल इस तरीके से बचेगा 1/x, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा रेट चेंज है किसका, सरफेस एरिया का, वो बेसिकली किस पर डिपेंड हो रहा है, इनवर्सली डिपेंडेंट है किस पर, साइड पे, है ना। तो देख लीजिए वहां पर ये चीज प्रूफ होके आ गई कि नहीं आ गई, जो हमें मेन चीज कंडीशंस क्वेश्चंस में दी गई थी। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको 2 से 3 मार्कर में, बच्चों कभी कभी 4 मार्कर तक में भी मिल सकते हैं आपको। सो एक क्वेश्चन तो श्योरली आता है जिस पर आपको इस रेट मेजर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी क्लियर करते हैं, इसकी भी कंडीशंस को समझते हैं। देखिए ध्यान से, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल। हमारे पास बच्चों एक कॉनिकल फनल है, सारे फिगर्स को अच्छे से वॉच करते जाइएगा और उसी के हिसाब से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बच्चों एक कोनिकल फनल है, तो चलिए सबसे पहले एक कोनिकल फनल फॉर्म कर लेते हैं। देखिए ये कोन के शेप में हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा कोनिकल फनल है। अब बच्चों कंडीशंस के अकॉर्डिंग जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कोनिकल फनल इज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो। अब वाटर जो है इससे ड्रिपिंग आउट, यानी कि कोनिकल फनल से पानी लगातार नीचे क्या कर रहा है, ड्रिप कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। और किस रेट से वो भी हमें दे रखा है, एट द रेट ऑफ 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इस रेट से ये इसका वॉल्यूम बदल रहा होगा बच्चों जितना। अब आप इसको समझिए इसके कंडीशंस के हिसाब से, इसके यूनिट के हिसाब से। देखिए 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड 4 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लगातार धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है। इसका मतलब इसका ये रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यानी लगातार पानी अगर पूरा फुल होगा यहां तक, तो धीरे धीरे बच्चों उसका जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा होगा। रीजन समझिए क्यों, क्योंकि लगातार ये ड्रिप आउट हो रहा है यहाँ कोनिकल वेजल्स के साथ। अब जब ये वाटर आउट हो रहा है, निकल रहा है यहां से, तो सीधी सी बात है उसका लेवल लगातार डाउन होगा और इसका वॉल्यूम लगातार वाटर का डिक्रीज होता जाएगा। अब बच्चों वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम एक तरीके से दिया है आपको कुछ कंडीशंस के साथ में। ये dv/dt है और यहां पर ये dv/dt की वैल्यू -4 आप लेना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। क्यों माइनस मिल गया बच्चों, लगातार डिक्रीजमेंट हो रहा है। हमने कहा था ना कि ये वैल्यू कभी प्लस ली जाएगी कभी माइनस। जब कोई चीज रेट इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस लेंगे, जब रेट डिक्रीज हो रहा होगा तो वी हैव टू टेकन एज नेगेटिव सेंस। यहां पे नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहां पर माइनस वैल्यू लेंगे। अब बच्चों जरा देखिए आगे कंडीशंस। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, भाई यहां पर ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है ना। मैंने यहां पर इस तरीके से एक लाइन यहां पर ड्रॉ की है। अब आगे की कंडीशंस को पहले रीड करते हैं। थ्रू अ टाइनी होल, ये जो वाटर कम आउट हो रहा है ये एक होल के से हो रहा है, वर्टेक्स इन अ बॉटम। बॉटम में देखिए, बॉटम के वर्टेक्स में यहां पर ये होल है जिससे ये वाटर बाहर निकल रहा है। When the slant height of the water is 3 सेंटीमीटर, जब बच्चों slant height वाटर की 3 सेंटीमीटर है, this slant height L is taken as 3. So look at this slant height, this is taken as 3. जब इतना कह रहे हैं 3 है, then find the rate of decrease of slant height of the water cone. ये जो वाटर कोन फॉर्म हो रहा है, आपको इसकी रेट डिक्रीजमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर कोन इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज 120। तो बच्चों यहां पर जो वर्टिकल फनल है उसका आपको एंगल भी गिवन है 120। तो चलिए इसको जरा फॉर्म करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां से हम लोग ने इसको फॉर्म किया, लुक एट दिस, यहां तक ये वैल्यू हम लोग ने ली है, ये हमारा L हो गया। और बच्चों यहां से इस चीज को देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है यहां तक, ये इसने एंगल ने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो टोटल 120 था, तो बच्चों ये 60 और 60 बन जाएगा। यानी ये वाला एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा और बच्चों इधर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों एंगल हमारे 60-60 फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन ने इसको क्या कर दिया होगा, 20 से हाफ डिवाइड कर दिया होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि जो पूरा एंगल वर्टिकल है वो हमारा 120 डिग्री का है। ओके, तो इस तरीके से जो कंडीशंस है वो उसको हम लोग ने यहाँ पर एज अ फिगर फॉर्म किया है। अब क्वेश्चन को हम लोग ने पूरा रीड कर लिया। क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये कंडीशंस बन रही है उसी के अकॉर्डिंग सारा वर्क करना है हमें। चलिए देखिए कंडीशंस को समझते हैं। बच्चों मान लेते हैं रेडियस r है, यहां से जितना भी हमारा वाटर कोन बन रहा है उसकी रेडियस को जरा देखिए ध्यान से। यहां से इसकी रेडियस को r ले लीजिए, लुक एट दिस। और ये हाइट है, इसको भी कुछ हम लोग लेट कर लेते हैं, h मान लेते हैं। चलिए अब जरा यहां से रिलेशंस निकालते हैं L के फॉर्म में, उन कंडीशंस को क्लियर करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों यहां पर L में और H में रिलेशन लगाइए, या तो R में L में लगा लीजिए। आपको कोई भी एक वैल्यू निकालनी है जिसके बेस पर आप इस कंडीशंस को क्लियर करेंगे, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, बच्चों किसी भी साइड से निकालिए, क्योंकि दोनों में ही सेम है। यहां पर भी R होगा, इसके लिए भी H होगा, कहीं से भी ले लीजिए, एंगल दोनों के लिए 60 है, सेम कंडीशंस ही आपको मिलके आएंगे। सो यहां से सबसे पहले जब आप H में और R में बच्चों रिलेशन निकालोगे तो ये देखिए जरा 10 से निकलेगा, है ना।
सो यहां पर अप्लाई कर दीजिए 1060। सो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर बच्चों ये क्यों है, क्योंकि ये एंगल इसके साथ यहां पर बन रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। सो आर अपॉन हमारे पास क्या आ गया, एच आ जाएगा। लेकिन बच्चों आर अपॉन एच आ जाएगा, दोनों अननोन हो जाएंगे। हम लोग तो एल के फॉर्म में वैल्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें एल के फॉर्म में ही सब कुछ चेंज करना है, ध्यान रखिए। चलिए तो फिर 10 काम नहीं करने वाला, यहां से इसको चेंज करते हैं, 10 को हटाइए और दूसरी वैल्यू लेते हैं। बच्चों यहां पर देखिए कि एल और आर में रिलेशन कैसे मिलेगा। सो बच्चों परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, सो यहां पर साइन की हेल्प ले लीजिए, साइन 60। अब सही है बच्चों, यहां पर ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया और ये एल हो गया। अब ठीक है, अब आपको L की वैल्यू मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, जो R है वो L के फॉर्म में आ जाएगा, sin 60 √3/2 और यहां से ये आ गया L मल्टीप्लाई में। तो पहली कंडीशंस मिल गई R की, यानी R हमारे पास क्लियर हो गया कि R की वैल्यू क्या है इन द फॉर्म ऑफ L। अब बच्चों इसी तरीके से जरा H की वैल्यू भी निकालिए। सो H में और L में रिलेशन हमें cos के थ्रू मिलेगा, cos 60 से। सो जरा cos 60 अप्लाई कर दीजिए। सो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों H अपॉन L। अब जरा देखिए ये हो गया 1/2, यानी ये हो गया L अपॉन 2, ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई। सो ये दो मेन वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी बच्चों, हम लोग ने H और R उसको L के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, क्योंकि L के फॉर्म में फाइंड आउट करने का बेसिक रीजन ये है कि बच्चों हमें फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट निकालना है ऑफ वाटर कोन, इसलिए हम लोग ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, L के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब बच्चों आ जाए अपने मेन इसमें वॉल्यूम पे, जरा देखिए वॉल्यूम की कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व करिए। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, ये कंडीशंस हो गई। अब जरा इस यहां पर वैल्यू को रखते हैं, देखिए वैल्यू क्या मिलेगी। यहां पर हमारे पास एक r की वैल्यू है, देखिए r हम लोग ने पहले ही फाइंड कर लिया है इसके फॉर्म में, L के फॉर्म में। तो यहां पर वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, सारी जितनी भी वैल्यू हमने फाइंड की सबसे पहले उसको रिप्लेसमेंट करते हैं। सो 1/3 पाई, r के प्लेस पर r की वैल्यू रख देंगे, तो बच्चों वो क्या है हमारे पास, √3/2L है। सो वी हैव टू रिप्लेस √3/2L और यहां पर आ गया स्क्वायर। और बच्चों h के प्लेस पर जरा देखिए h की वैल्यू रख देंगे। सो बच्चों ये h की वैल्यू जरा देखिए क्या है, h की वैल्यू है L/2, तो ये मैंने L/2 h की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी। ओके, ये दोनों ही वैल्यू हम लोग ने क्या कर दी है, r और h के प्लेस पर बच्चों यहां पर पुट कर दी। अब जरा देखिए कैलकुलेशंस पे आ जाए। सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, लुक एट दिस, स्क्वायर करेंगे सो 3/4, ठीक है ना, 3/4 और बच्चों क्या हो जाएगा L स्क्वायर, यहां पर L स्क्वायर मिलेगा और साथ में इनटू है L/2। अब जो भी कैंसिलेशन है बच्चों उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद फाइनली देखिए कंडीशंस क्या मिलेंगी। 3 and 3 बोथ आर कैंसिल आउट, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चों दोनों को ही कट कर दीजिए। 4 2 जा 8 होगा और हमारे पास रहेगा पाई L3, तो यानी कि v हमारे पास बना बच्चों π/8 L3, ये वैल्यू आ गई v की। अब इतना करने के बाद बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, इसको अब हम लोग फाइनली डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू L। देखिए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये जो वैल्यू दी है, पहले तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, बाद में वैल्यू देखेंगे। वाटर इज ड्रिपिंग आउट द कोनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 cm³ पर सेकेंड, है ना। तो ये कंडीशंस है, तो चलिए इसी के बेस पर इसको पहले सॉल्व करते हैं और फिर हमें निकालना क्या है बच्चों, फाइनली ध्यान रखिए हमें निकालना क्या है। फाइनली वी हैव टू फाइंड when the slant height of the water is 3 cm, find the rate of decrease of slant height, है ना, rate of decrease of slant height मेनली ये चाहिए, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। सो बच्चों यहां से हमें थोड़े से स्पेस की डिमांड है, यहां तक हम लोग ने सॉल्व किया है। अब इसके बाद के वर्क के लिए बच्चों यहां से हम थोड़े से स्पेस की रिक्वायरमेंट है, सो यहां से कुछ चीजों को मूव कर देते हैं और यहीं पर बाकी के कैलकुलेशंस को क्लियर करेंगे। देखिए सो आफ्टर दिस वी हैव टू यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। So look at this, we have to differentiating with respect to t, so dv/dt हो जाएगा यहां से। जब आप आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों π/8 तो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। जब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3L² और बच्चों dl/dt भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों ये जो dv/dt है, जरा इसकी कंडीशंस को देखिए ध्यान से। ये इसकी वैल्यू आपके पास पहले ही पड़ी थी कि चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज गिवन टू -4। भाई -4 क्योंकि वहां पे 4 दिया है, -4 इसलिए क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम लगातार कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज टेकन एज -4। तो यहां पर बच्चों -4 रख देंगे। रखिए यहां पर, देखिए कंडीशंस क्या मिलती है -4 में। सो दिस इज -4, यहां पर बच्चों क्या हुआ 3π/8 और साथ में क्या है L² और dl/dt भी है। ओके, यहां से जाएगा बच्चों ये 24 हो गया, देखिए 32 हो गया और बच्चों अपॉन में 3π हुआ।
सो पूरा कैलकुलेशंस कर लेते हैं यहां से, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद बच्चों पूरा कैलकुलेशंस कर लेंगे। सो यहां से हम लोग ने इसको 32 किया है बच्चों, ये 32 हुआ और अपॉन में 3 पाई आ गया और ये वैल्यू हमारे पास हो गई L स्क्वायर DL अपॉन DT के। अभी L क्या है ये फाइनल वैल्यू जरा देखिए, व्हेन L इज 3 आपको रेट चेंज ऑफ L निकालना है स्लैंट हाइट, व्हेन द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 3, तो L की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। अब जरा 3 पुट करेंगे तो 9 होगा, 9 अपॉन में जाएगा बच्चों ये 27 फॉर्म कर देगा। तो फाइनली जब आप पूरा कंप्लीट कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको फाइनली जरा देखिए क्या वैल्यू मिलने वाली है DL अपॉन DT की। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं बच्चों, फाइनल आंसर मिल जाएगा अब आपको। जब हम यहां पर बच्चों L की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सो दिस इज 32 अपॉन 3 पाई, व्हेन वी हैव टू पुटिंग द L एज अ 3, सो 3 स्क्वायर and this is DL upon DT. Look at this, this is 9, 9 is going to this side, so minus 32 upon 27 pi is equal to DL upon DT. और बच्चों अगर हम लोग सिर्फ चेंज की बात करें तो ये तो माइनस सिर्फ ये हमें शो करने के लिए है यहां पर कि जो रेट चेंज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और सिर्फ अगर कितना चेंज हुआ है उसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हमारा रेट चेंज ऑफ लेंथ है, स्लैंट हाइट है, सो स्लैंट हाइट वो सेंटीमीटर में है क्योंकि हमें सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है, और टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है यानी कि सेकंड हो जाएगा। तो 32 बाई 27 पाई होगा, साथ में इसको ध्यान रखिएगा 27 पाई है बच्चों वो, तो 32 अपॉन 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका DL बाई DT की वैल्यू मिलेगी, यानी कि चेंज ऑफ स्लैंट हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट चेंज ऑफ हाइट स्लैंट हाइट भी बोल सकते हैं, जो कि हमें फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और रेट मेजर के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करिए, क्योंकि यहां पर आपसे पता है कि 2 मार्क्स से 4 मार्क के बीच में इसके क्वेश्चन श्योरली आता है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। चलते हैं बच्चों कुछ दूसरे टॉपिक्स को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें आपको पता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में कई सारे टॉपिक्स हैं, सो उनके ही कुछ और दूसरे टॉपिक्स हैं जिसको भी क्लियर करना है बच्चों हम लोग को इस क्लास में। देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ही। अब ये टेंजेंट और नॉर्मल को समझने से पहले कुछ और बेसिक सी चीजें बच्चों उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये लाइन स्लोप को थोड़ा सा समझते हैं, जो कि बेसिकली आपने इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 11th में लाइन और स्लोप की सारी कंडीशंस क्लियर की हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्लोप का बेसिक मीन्स क्या है। स्लोप का बेसिक मीन्स है अगर कोई लाइन हमारे एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल फॉर्म करती है, जितना इंक्लिनेशन फॉर्म करती है बच्चों, वो हमारा बेसिक स्लोप है, ठीक है ना। यहां से जब आप इसमें इसके एंगल इंक्लिनेशंस में tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, सिंपली इसी को हम लोग m कहते हैं, यही हमारे क्या होती है, उस लाइन की स्लोप होती है ना। ये टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट्स ऑफ दिस इंक्लिनेशन थीटा, तो ये हमारे लाइन की स्लोप हो जाती है बच्चों। इसको ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल फॉर्म होगा उसी के लिए हम लोग इस tan थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया सिंपली हमारे पास m की वैल्यू। अब ये m की वैल्यू निकालने के और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे अगर आपको पता है कि ये 2 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, सो m निकालने के लिए हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता था, यानी स्लोप निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपली अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। बच्चों आपको अगर इक्वेशन पता है y इक्वल टू mx प्लस c, सिंपली अगर इस फॉर्म में है, सो कंपेयरिंग करते हैं। देखिए अगर हमारे जनरल फॉर्म में इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 8, अब बताइए इस फॉर्म में थी तो इक्वेशन स्लोप जो आप स्लोप निकालते थे बच्चों क्या था, वो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला था, माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ y। बस इसी को अप्लाई करिए और सिंपली आपको वैल्यू m की मिल जाएगी। सो ये जो m है वो हमारा एक्चुअल में स्लोप है लाइन का। और टेंजेंट और नॉर्मल के जब बेस पे अगर समझे कि टेंजेंट और नॉर्मल में स्लोप का बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको भी क्लियर करते हैं कि आखिर टेंजेंट और नॉर्मल में हमारी स्लोप का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और किस तरीके से ये स्लोप हमारा डेरिवेटिव्स में है, कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास मान लेते हैं कोई फंक्शन है fx, सिंपली यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है fx, और बच्चों इस fx फंक्शन y इक्वल टू fx सिंपली ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। जरा इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो मान लेते हैं ये हमारा इस फंक्शन का ग्राफ है, ओके। अब यहां पर इस स्लोप का जब हमें स्लोप और टेंजेंट और नॉर्मल की बात करेंगे तो स्लोप की जो जरूरत पड़ेगी वो तो देखेंगे, पहले तो हम ये समझे कि टेंजेंट और नॉर्मल का बेसिक मतलब क्या है। देखिए यहां पर एक पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं P, लुक एट दिस, दिस इज अ पॉइंट ऑन अ कर्व y इक्वल टू fx, ये हमारा fx ग्राफ है y इक्वल टू fx, जिस पर हम लोग ने एक पॉइंट P सिलेक्ट किया है, एंड दिस कोऑर्डिनेट आर x1 y1, ओके। लेट कर लेते हैं इस पर, ये हमारे पॉइंट x1। अब अगर हमारी कोई लाइन, समझ रहे हैं ना, अगर हमारी कोई लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से टच करके जाती है स्ट्रेट, लुक एट दिस,
हमारे इस कर्व से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से टच करते हुए अगर हमारी कोई लाइन यहां से पास आउट करती है तो बच्चों इस लाइन को हम लोग कहते हैं बेसिकली टेंजेंट। यहां से समझ रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ये P सिलेक्ट कर लिया, चलिए इसको P यहां पर लेते हैं क्योंकि यहीं पर टच करता हुआ लग रहा है फिगर के अकॉर्डिंग, ये पूरा ही फिगर आउट हो गया। तो चलिए एक बार फिगर से फिर से फॉर्म कर लें जिससे पॉइंट क्लियर हो जाए, नहीं तो वो तो आउट हो जाएगा बच्चों पूरा। सो यहां से मान लेता है कर्व ये हमारा fx हो गया, इस तरीके से मैंने फॉर्म कर दिया, ये हमारा fx हो गया कर्व, और यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां से हम इस कर्व पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो देखिए यहां पर मैंने ये पॉइंट लिया और यहां से बच्चों ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली ये वो पॉइंट P हो गया जहां से हमारी लाइन क्या कर रही है, पास आउट कर रही है, और उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए क्या, x1 y1। तो बच्चों ये जो लाइन होगी जो इस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। इसी को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ कर्व, यानी ये हमारे इस कर्व y = fx की क्या है, कोई टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट का बेसिक्स आपको क्लियर हुआ कि आखिर टेंजेंट क्या होती है। बच्चों यहीं पर एक दूसरा भी पॉइंट लिखा हुआ है, नॉर्मल। देखिए इसी पॉइंट P पर अगर हम इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, इसी पॉइंट P पर क्या है, इस हमारी टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर है। बच्चों ध्यान रखिएगा, उसी पॉइंट P पर, जिस पॉइंट P पर हमारे इस लाइन टेंजेंट ने क्या किया है, कर्व को टच किया है, उसी पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पर, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल। इसी को ही हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया नॉर्मल क्या होता है। तो यहां से दो बेसिक चीजें कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है किसी भी कर्व के। अगर आप कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, उस कर्व पर कोई पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट से टच करती हुई कोई भी लाइन जा रही है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं बच्चों, उस लाइन पर उसकी टेंजेंट। और उसी अगर पॉइंट पर बच्चों हम क्या करते हैं, उसी टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो सिंपली ये लाइन बन जाती है हमारी नॉर्मल। ओके, सो ये देखिए हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का एक बेसिक, पहले ग्राफिकली हम लोगों ने समझा कि आखिर है क्या टेंजेंट और नॉर्मल का बेसिक मतलब क्या है। बच्चों हर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल नहीं होता। देखिए अगर हम इस टेंजेंट पर यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है इस लाइन पर। लेकिन बच्चों वही पॉइंट नॉर्मल, ये सब सिर्फ परपेंडिकुलर हैं बच्चों, इनको तो आप सिर्फ परपेंडिकुलर ही कहोगे, है ना, इनको आप नॉर्मल नहीं कह सकते। नॉर्मल वो स्पेशल परपेंडिकुलर है जो टेंजेंट के उसी टचिंग पॉइंट से स्ट्रेट ऐसे जाता है, परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट ने कर्व को टच किया है। समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, कि जिस पॉइंट पर कर्व में, इस कर्व का एक पॉइंट P है जहां पर इस टेंजेंट ने इसको टच किया है, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है उस कर्व पर, उसी पॉइंट पर बच्चों अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा किस पर, हमारी उस टेंजेंट लाइन पर, देन दिस टेंजेंट लाइन, then this perpendicular is called the normal। ये स्पेशल काइंड ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, इसलिए इसको एक स्पेशल नेमिंग दी गई जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। बाकी सारे हमारे सिंपल परपेंडिकुलर हैं, कितने भी चाहे ड्रॉ कर ले बच्चों, सब परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल सिर्फ एक हो पाएगा उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। अब यहां पर बच्चों डेरिवेटिव का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आया। देखिए डेरिवेटिव कैसे हेल्प कर रहा है, डेरिवेशन कैसे हेल्प कर रहा है टेंजेंट और नॉर्मल में, तो इस चीज को समझिए। देखिए हम लोग जब यहां पर स्लोप निकालते हैं किसकी, हमारी टेंजेंट की स्लोप, तो वहां पर बच्चों हम लोग डेरिवेटिव्स की हेल्प लेते हैं। देखिए dy/dx, अब जरा dy/dx को समझिए है क्या, स्लाइटली चेंज ऑफ x और उसकी वजह से स्लाइटली चेंज इन y। तो बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक बहुत छोटे से पिन पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाएगी बहुत स्मॉल पॉइंट के लिए, तो बच्चों वो डेरिवेटिव से ही आप फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। सो ये तो हमारा एक यहां पर dy/dx का जो कॉन्सेप्ट है वो स्लोप के लिए है, कि स्लोप हम कैसे फाइंड करें, किसकी, अपने टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के निकालने पर हमको इस डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ती है, यहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब वो किस तरीके से निकलेगा चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। तो आई होप आपने सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है उसका बेसिक समझ लिया। अब स्लोप ऑफ लाइन पहले, तो वो स्लोप ऑफ लाइन आपको पता है कि जब अगर कोई भी लाइन, देखिए यहां पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन है जो कि थीटा इंक्लिनेशन फॉर्म करती जा रही है। तो बच्चों ये जो tan थीटा होगा इसी को हम लोग m से डिनोट करते हैं। बच्चों यही क्या होता है, हमारा ये ग्रेडियंट है, ये स्लोप ऑफ लाइन कहिए, इसको ग्रेडियंट कहिए, कुछ भी कहिए, दोनों का सेम बेसिक मीन है। और ये जो थीटा है दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, है ना, इसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, मतलब कितना ये इस तरीके से एंगल फॉर्म कर रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये तो पहले बेसिक्स किसी भी लाइन की स्लोप का मतलब क्या, कि स्लोप क्या चीज होती है। अब बच्चों टेंजेंट की स्लोप क्या है वो समझिए। जब हम किसी टेंजेंट लाइन पर, देखिए अगर हम लोग टेंजेंट फॉर्म करेंगे उस पे लाइन, वो भी तो एक लाइन है, जैसे ये एक बच्चों लाइन है वैसे हमारा टेंजेंट भी एक लाइन ही है, कुछ अलग तो नहीं है, वो भी एक सिंपल लाइन है। अब बस वो क्या है, टेंजेंट हमारी किसी एक पर्टिकुलर कर्व पे जो लाइन जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए उसको बोलते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारा कर्व हो गया सिंपली fx,
और इस कर्व पर ये एक पॉइंट है जिससे हमारी ये लाइन इसको टच करते हुए जा रही है, जिसको अभी हम लोग ने अभी डिस्कस किया, पूरा क्लियर किया बच्चों कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से टच करती हुई लाइन जाती है किसी कर्व को, उस लाइन की स्लोप को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इस लाइन को तो टेंजेंट कहते हैं, और ये भी क्या हुई, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी। सो हम लोग अब बात करेंगे कि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, कैसे निकालते हैं और कैसे डेरिवेटिव वहां पर इसमें हेल्प करता है। ओके, देखिए अगर हम लोग ने बात करी कि जो डेरिवेटिव है dy बाई dx, यानी ये dy बाई dx निकाल रहे हैं, मतलब स्लाइटली चेंज इन y, बहुत छोटा सा चेंज अगर y में होता है किसकी वजह से, ड्यू टू स्लाइटली चेंज इन x, यानी x के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है उसके रिस्पेक्ट में y की जो वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर्म है बच्चों, ये हमें हेल्प करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस टेंजेंट की स्लोप को निकालने पर। देखिए ये पॉइंट P जैसे हमने सिलेक्ट किया, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किए बच्चों, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जरूर होंगे, वो मैंने ऐसे ही वेरिएबल लिया x1 y1। तो अगर आपको स्लोप चाहिए तो किसकी, टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए तो m निकालने का सिंपल सा तरीका है dy बाई dx, और एट द पॉइंट P, यानी P क्या है वो x1 y1। सो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट का सिंपल सा फॉर्मूला बनता है कि किसी भी टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, आपको उसे डिफरेंशिएट करना है उस लाइन कर्व को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप m की वैल्यू निकालोगे dy बाई dx की, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, देखिए अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल हमारी वो लाइन होती है जो हमारे इस पर्टिकुलर टेंजेंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना, उसी पॉइंट P पर जहां से हमारी टेंजेंट ने कर्व को टच किया था। तो देखिए यहां से आपने कंडीशंस भी पढ़ी है, अगर हमारे पास दो लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं, मान लेते हैं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों की m अलग है, इसकी लाइन m1 है, इसकी लाइन हमारी m2 है, इस लाइन की स्लोप m1 है, इस लाइन की स्लोप m2 है बच्चों, इसमें रिलेशन होता है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें कंडीशन है कि m1 m2 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का, यानी दोनों की जो टेंजेंट्स हैं, जब आप उन टेंजेंट्स की स्लोप निकालेंगे और उस स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे तो बच्चों वो क्या आएगा, -1 इफ दीज टू आर परपेंडिकुलर, अगर उनके बीच का एंगल 90 है बच्चों तब। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा। और एक दूसरा भी बच्चों इसी भी कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ओके, सो ऐसी सिचुएशन में m1 जो है वो m2 के इक्वल होता है भाई, तो अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, सिंपल सी बात, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप हैं, ग्रेडियंट जो है, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ये दूसरे कंडीशंस। तो बच्चों यहां पर भी उसी कंडीशंस का इस्तेमाल करिए, देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया है ना, क्योंकि ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर उसी पॉइंट P पर है, इसलिए नॉर्मल है, अदरवाइज ये सिंपली परपेंडिकुलर ही होता। सो बच्चों अगर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, तब उसके लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्लियर कर ली है ना, ये हो गई हमारी टेंजेंट की स्लोप। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद बारी है स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत इजी है, जैसे मान लीजिए ये m1 की इसकी है स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये क्या हुआ नॉर्मल, दोनों में रिलेशन यही होगा। अगर मान लेते हैं हमारे इस वाले नॉर्मल की स्लोप अगर हम m2 ले लें और अगर इस वैल्यू m1 को हमने ऐसे m1 कर दिया, सो अब आपसे कहा जाए कि बच्चों निकालो जरा स्लोप किसकी, नॉर्मल की, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों लाइन देखिए टेंजेंट और नॉर्मल 90 फॉर्म कर रहे हैं, और अगर 90 फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे किसके, स्लोप के, वो क्या होंगे, -1 के इक्वल होंगे। m1 हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया है, क्या है, dy बाई dx, देखिए जरा m1 की वैल्यू कैसे निकाली है, dy बाई dx एट पॉइंट P यानी x1 y1, एंड दिस इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1, क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, और जैसे ही आप इसको बच्चों अपॉन में ले जाएंगे, सो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, ध्यान से समझिएगा, x1 y1, ओके, सो ये तो हो गया हमारा m2 -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 बच्चों, वो पॉइंट P। सो ये हो गई हमारे स्लोप की कंडीशंस किसकी, नॉर्मल की। तो बच्चों ये जो आपको स्लोप m2 निकल के आई है, तो m2 एक्चुअल में है क्या, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसी तरीके से आप नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप बच्चों क्या होती है, पहले तो आपने ये सीखी कि कैसे डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये स्लोप निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे बच्चों चलते हैं और उसकी भी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली क्लियर हो गया कि किस तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमें फाइंड करना है। अगर टेंजेंट की स्लोप अगर हमारी m1 क्या आ रही है, dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, है ना, वो p जिसको हम बच्चों कह रहे हैं x1 y1, तो अगर ये हमारे स्लोप ऑफ किसकी है, टेंजेंट है,
सो बच्चों अगर नॉर्मल की स्लोप आप निकालोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 से मैं डिनोट कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 सिंपली। ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। सो एक हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों, एक हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो दो बेसिक चीजें हम लोग ने सीख ली, टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप। अब इन स्लोप्स की हेल्प से हम लोग इक्वेशंस कैसे टेंजेंट नॉर्मल की फाइंड करते हैं और बाकी सारे पॉइंट्स क्या है, चलिए बच्चों इसको क्वेश्चंस की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर करेंगे और बाकी कंडीशंस को भी बताएंगे। देखिए पहले तो हम लोग कुछ कंडीशंस को समझते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस, हमारे पास बच्चों एक ये क्या है, टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पहले तो हमारे पास सबसे पहले एक कर्व है, एक फंक्शन है जिसके हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। सो y इक्वल टू हमारे पास उस कर्व की इक्वेशन है, दिस इज अ कर्व, लेट कर लेते हैं बच्चों, एक हमारा कर्व है, ओके। और ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सिंपल सा। अब यहां पर कहा क्या गया कि इस पर कोई पॉइंट है 2,0, ओके, और बच्चों दूसरा क्या है 3,0। तो प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है टू द कर्व 2,0 और वो 3,0 पे जो टेंजेंट है बच्चों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। भाई कुछ ऐसा है कंडीशन, समझिएगा ध्यान से जरा, इस फिगर को हम लोग पहले वॉच करते हैं फिर उसके बाद कंडीशंस पे चलेंगे। बच्चों एक तो ये मान लेते हैं कुछ ऐसी गई, अब यहां पर सिर्फ आप फिगर को देखिए बच्चों, पॉइंट पे एग्जैक्टली ये तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो तो पॉइंट कहीं और मिलेंगे, है ना, कर्व हमारा कहीं और से जा रहा है। और बच्चों मान लेते हैं कुछ ये सिचुएशन, मान लेते हैं ये दो पॉइंट हैं और ये ऐसा है, ये दोनों ही बच्चों क्या है, टेंजेंट है, ये दोनों ही पॉइंट पर, इस कर्व पर, ये भी हमारी एक टेंजेंट हुई, ये भी हमारी टेंजेंट हुई। अब वो पॉइंट में लेता हूं एक P1 एक P2, लुक एट दिस, ये P1 और P2। तो कंडीशन ये कह रही है प्रूव करो कि P1 से जो टेंजेंट जा रही है इसी कर्व पे और P2 से जो टेंजेंट जा रही है इसी कर्व पे, बच्चों दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं। ऐसी कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस बेसिक फॉर्मूले को, कंडीशंस को यही रखते हैं। सबसे पहले कर्व को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार पहले मान लेते हैं हमारे पास एक टेंजेंट हो गई m1 उसकी स्लोप, और दूसरी वाली जो टेंजेंट हो गई उसकी स्लोप कुछ हो जाएगी m2, है ना, उसकी दो डिफरेंट हैं तो बच्चों उनकी स्लोप भी अलग अलग होंगी। कंडीशंस को क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ओके। अब ये क्या आ गया, dy बाई dx 2x प्लस 5। अगर हम लोग बच्चों फर्स्ट वाली टेंजेंट की स्लोप निकालना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और वो क्या है 2,0, यानी m1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं, सो dy बाई dx एट द पॉइंट 2,0, देन वी हैव टू फाइंड, लुक एट दिस, 2 into 2 plus 5, then the value is 4 plus 5 is equal to 9, ओके। सबसे पहले मेन चीज समझिए एक 9 कैसे आया। हम लोग ने पहले तो ये जो कर्व की इक्वेशन दी थी बच्चों, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y को इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 2x हुआ बच्चों, ये 5 हो गया, 6 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। अब यहां पर ये हमने सिर्फ dy बाई dx फाइंड किया, इसको आप सिर्फ टेंजेंट की स्लोप नहीं कह सकते, है ना। जब आप वो पॉइंट पुट करेंगे, और बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है 2,0, जब फर्स्ट पॉइंट पुट किया तो हमको यहां से फर्स्ट वाली जो टेंजेंट थी एट 2,0, यानी इसको हम लोग ने P1 कह दिया था, उससे हमारी एक स्लोप निकल के आ गई, उसकी वैल्यू क्या आ गई 9। अब जरा इसी तरीके से दूसरी वाली कंडीशंस को समझते हैं बच्चों, इतना तो वर्क आपको करना ही है, लेकिन जब हमें m2 निकालना होगा, सो इसी dy बाई dx पे बच्चों हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, सेकंड पॉइंट रिप्लेस करेंगे, ये वाले सेकंड जो वैल्यू है हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो बच्चों सेकंड वैल्यू क्या है, जरा देखिए ध्यान से, dy बाई dx सिंपल वही है ना। जब सेकंड वैल्यू रखेंगे जरा देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, सो 2 into, लुक एट दिस, 2 into यहां पर वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 3,0। सो बच्चों यहां पर हमें 3 रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 into 3 plus 5, सो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 6 plus 5 11। सो ये देखिए आपको 11 वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा हो गया m2। सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आ गई, फर्स्ट हमारे पास आ गई m1 की, सेकंड हमारे पास आ गई m2 की। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारी टेंजेंट पे प्रूव करके बताना है कि क्या ये राइट एंगल है कि नहीं है, समझना है हमको इस कंडीशंस को। अगर बच्चों ये राइट एंगल है, देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास m1 भी निकल आया, सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 5, और बच्चों हमारे पास m2 भी आ गया, देखिए 2x यहां से वैल्यू 3 पुट करी और इसके बाद ये 5 11।
अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 क्या होना चाहिए, कंडीशंस कहती है -1 के। जरा देखिए m1 m2 का प्रोडक्ट करिए, क्या -1 हो रहा है। सो वैल्यू तो ये कहती है अगर हम लोग m1 पुट करेंगे m2 पुट करेंगे तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारे पास प्रोडक्ट कुछ और आएगा, यानी कि m1 into m2 दिस इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये हमारी लाइन परपेंडिकुलर नहीं होंगी। ओके, यहां से आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे इनकी जो लाइंस होंगी बच्चों वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यहां पर आपको लाइन इनकी परपेंडिकुलर नहीं मिल पाएंगी। तो ये तो बेसिक सिचुएशन है कि किस बेस पर आप इसी कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बेसिकली यहां पर किस तरीके से स्लोप की हेल्प लेनी है कंडीशंस को समझने के लिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। बच्चों में यहां पर ये कर्व है, हमें इस पे वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ये कर्व है। अब बच्चों अगर इसको देखिए तो ये मान लेते हैं कि हमारा ऐसा कर्व है, ओके सिंपली, और इस कर्व पर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है बच्चों जहां पर हम टेंजेंट जब ड्रॉ करें उस पॉइंट से तो वो टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो जाए। ऐसी सिचुएशन है। सो चलिए सबसे पहले हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं सिंपली। सो यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं वो पॉइंट हमारे क्या है, x1 y1। अगर है होगा ऐसा पॉसिबल तो बच्चों जरूर पॉइंट मिलेंगे, नहीं होगा पॉसिबल तो नहीं मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहां से हमारे पास जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 1/9 और ये 2x हो जाएगा। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और बच्चों ये हो जाएगा 2y और यहां पर ये 16 है और यहां पर नेक्स्ट हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0 भाई, क्योंकि 1 का जो आप करोगे डिफरेंशिएशन वो सिंपली 0 होता है। नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू दिस साइड, सो 2x/9 दिस इज इक्वल टू 2y/16 dy/dx। क्लियर, अब यहां से जरा 2 से इसको कट कर दीजिए, 8 हो जाएगा। और सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 8 जाएगा न्यूमरेटर में और y आएगा हमारे डिनोमिनेटर में। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 16x/9y। ये वैल्यू हो गई dy/dx के इक्वल। फर्स्ट, तो पहली सिचुएशन। तो बच्चों जब हमें ये dy/dx मिल गया 16x/9y, तो हमें वो पॉइंट भी प्लॉट करने पड़ेंगे, तभी हमें वो टेंजेंट की इक्वेशंस, तभी हमें स्लोप निकल के आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m1 dy/dx पर हमको वो पॉइंट जरूर पुट करने पड़ेंगे, वो x1 y1। तो यानी m1 हमारा क्या आ गया, 16x1/9y1। ओके, ये वैल्यू मिल गई। अब जरा क्वेश्चन की कंडीशंस को समझिए। कह रहे हैं कि ये तो हमारी स्लोप आ गई, सिंपली ये स्लोप किसकी है बच्चों, ये स्लोप m1 है हमारे इस वाली लाइन की, टेंजेंट की। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये टेंजेंट है ये किसके पैरेलल है बच्चों, ये हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चों एक्स एक्सिस की तो स्लोप 0 होती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 सबको पता है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो कंडीशंस कहती है दो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा इक्वल होती है, यानी कि m1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपके निकल के आई है 16x1/9y1 दिस इज 100% इज इक्वल टू 0, क्योंकि m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब m1 भी 0 के इक्वल ही होगा। चलिए रखिए इसको 0 के इक्वल और देखिए कंडीशंस क्या मिलेंगी। सो वी हैव टू पुटिंग दिस m1 एज इक्वल टू 0, सो 16x1/9y1 और ये जब जाएगा इसके साथ तो यानी कि x1 की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और जब आप x1 की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे एट द कर्व, क्योंकि ये पॉइंट हमारे कर्व पे भी सेटिस्फाई करते हैं बच्चों, इस चीज को भी समझते चलिए भाई। अगर कोई पॉइंट टेंजेंट पर है इस पॉइंट पर तो इसका मतलब ये तो कॉमन पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हमारा इस पर कर्व पे भी होगा और बच्चों यहां पर भी होगा। सो कर्व को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उस पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आप इस कर्व पे इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस कर्व पे इस पॉइंट को पुट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब हम इस कर्व पे बच्चों इस पॉइंट को पुट करेंगे यानी कि x1² माइनस y1² इज इक्वल टू 1, और यहां पर जब आप x1 के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो यहां पर जरा देखिए y1²/16 इज इक्वल टू 1, और यहां से y1 की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी, y1² इज इक्वल टू -16। और बच्चों ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ऐसा आपको कोई पॉइंट मिल नहीं सकता जहां पर ये सिचुएशन हो जाए कि लाइन हमारी क्या हो उस पॉइंट पर, इस कर्व पर, वो ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा बच्चों जहां से एक लाइन ऐसी टेंजेंट मिले जो हमारे एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। हाँ ये जरूर हो सकता था कि अगर हमारी ये टेंजेंट क्या होती, वाई एक्सिस के पैरेलल होती। बच्चों अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती कि हमारी टेंजेंट ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती, मान लेते ये कर्व है ये लाइन होती तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती, उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता था। अगर बच्चों ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती तो इस सिचुएशन में अगर देखिए आप तो उस कंडीशंस को आप रिवर्स करते फिर आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल जाती। तो ध्यान रखिएगा कंडीशंस कुछ इस बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर कुछ ऐसा रहता है
कि आपको लगेगा कि आंसर हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सॉल्विंग है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों आ जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसके लिए आपको सिंपली एक स्लोप लाइन इक्वेशंस को समझना है। क्या, देखिए अगर हमारे पास एक कोई भी लाइन है, अगर आपको इस लाइन का m पता है और बच्चों एक पॉइंट पता है x1 y1, तो सिंपली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला क्या कहता है, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, है ना, वह स्लोप और पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकालिए, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सिंपली यही तो कंडीशन है। अब इसको अगर हम लोग कनेक्ट करें किसके साथ, अपने टेंजेंट की इक्वेशंस के साथ या नॉर्मल की कंडीशंस के साथ, तो चलिए वो देखिए कैसे कनेक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग ने बच्चों यहां पर एक कर्व फॉर्म कर लिया। देखिए इस कर्व पे हमने क्या करा, एक टेंजेंट फॉर्म कर ली। चलिए टेंजेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। अब जब आप इस टेंजेंट को फॉर्म करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो बच्चों टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट P से जा रहा होगा। सिंपली कोई पॉइंट तो होगा, उसी पॉइंट से ही टेंजेंट फॉर्म करेंगे, है ना। जब ये पॉइंट होगा तो इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहां से बात ये आई कि पॉइंट हमें पता है, सिर्फ खाली क्या मिल जाए बच्चों का, स्लोप मिल जाए। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्म से, स्लोप और पॉइंट फॉर्म से हम जैसे लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, वैसे इस टेंजेंट की इक्वेशन, भाई लाइन कोई भी हो, टेंजेंट हो वो भी एक लाइन है, बस वो टच कर रही है कर्व को, इतना फर्क है। तो उसी के बेस पर आपको निकालना है, यानी आपको पॉइंट सिर्फ पता है, m की वैल्यू चाहिए। और बच्चों m भी तो हम लोगों ने इसका निकाला हुआ है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम लोग इसका m पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कि अपने टेंजेंट जो है, हमारे पास जो टेंजेंट है बच्चों, उसका स्लोप तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। कैसे भाई, dy by dx एट पॉइंट P, है ना, यही तो था, यानी x1 y1। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस कर देना है और आपको क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आखिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बच्चों आपको इस वाले इक्वेशंस की फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, y माइनस y1 पॉइंट हमें पता है, बस m के प्लेस पर बच्चों वो m जो है वो एक्चुअल में हमारा ये आया है, dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। सो रिप्लेस कर दीजिए dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। क्लियर, जब हम लोग dy by dx एट द पॉइंट बच्चों x1 y1 रिप्लेस कर देंगे, ये हो गया m हमारा, और m जब आपका निकल आया तो समझ लो फिर क्या बचा, बस सिर्फ हमारे पास x माइनस x1 है, उसको रिप्लेस कर दीजिए। देखिए ध्यान से, और ये x माइनस x1 भी रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी, दिस इक्वेशन इज फाइनली कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही हमारी बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब सेकेंडली नॉर्मल की बात करनी है बच्चों। नॉर्मल कोई आपको ज्यादा इसमें अब वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपको m1 पता है, ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों ये टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, m2 से, और वो m2 कैसे निकलता है, सिर्फ आपको -1 अपॉन dy by dx करना है, रिवर्स कर देना है एट द पॉइंट ऑफ x1 y1। और बच्चों पॉइंट तो वही होते हैं, यही तो नॉर्मल है, उसी पॉइंट से तो जाएगी। तो सिर्फ अगर आपको निकालनी है किसकी बच्चों, टेंजेंट के बाद नॉर्मल की इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो देखिए वहां पर कितना चेंज होगा। चलिए थोड़ा सा चेंज करती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सिर्फ आपको एक कितना सा चेंज करना पड़ेगा, y माइनस y1 -1 अपॉन dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। बच्चों सिर्फ इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी कंडीशंस को समझ सकते हैं। तो ये तो था हमारा नॉर्मल की बात, कि हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन किस तरीके से फाउंड करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे चलें, जिससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से कंडीशंस लगती है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। हमारे सामने एक कंडीशंस दिया है, एक कर्व दिया है, आपको इसकी इक्वेशन क्या निकालनी है, टेंजेंट की। और बच्चों एक कंडीशंस भी दी है कि जो हमारी ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। चलिए यहां से देखते हैं। सो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम लोग अपना कर्व एक ड्रॉ करते हैं। लुक एट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ कर्व। एक कर्व ड्रॉ किया और इसके बाद यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने एक पॉइंट P ले लेते हैं। भाई कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा P, उसी से ही हमारा टेंजेंट पास आउट कर रहा होगा। हाँ बशर्ते हमको बच्चों पॉइंट गिवन नहीं है। देखिए ये हमारा हो गया पॉइंट P से एक टेंजेंट, ओके, और इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया x1 y1। एक और दूसरी चीज, हमारे पास बच्चों एक लाइन भी है, ये देखिए, और ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है वो पैरेलल टू दिस टेंजेंट है। हमारी लाइन जो है वो इस हमारी टेंजेंट के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन ने हमें खुद दिया है। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस। अब बच्चों हम लोग सिर्फ इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं विजुअली सीखने के लिए आपको कि किस तरीके से आप देखिए। अब आप
इसमें मत जाइएगा कि किस टेंजेंट से जा रहा है, किस हमारे क्वाड्रेंट से जा रहा है, वो कहां से जा रहा है। हम लोग ने उसको इस तरीके से भी फॉर्म नहीं किया, सिंपली इसी तरीके से सिंपली आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाने के लिए से बताया। ओके चलिए, तो ये हमारे पास कंडीशंस मिल गई। अब क्वेश्चन के मेन कंडीशंस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ने उसका पूरा बेसिक्स आपको बना के दिखाया कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व पे हमारी एक टेंजेंट होगी और ये टेंजेंट हमारी इस लाइन के क्या है, पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये देख लेते हैं। परपेंडिकुलर, चलिए तो भाई परपेंडिकुलर बना लेते हैं। यहां से इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रेम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। अब बच्चों ये परपेंडिकुलर हम लोग ने यहां से क्यों बनाया, देखिए यहां से बनाने का एक रीजन है, यहां से क्यों नहीं बनाया इस पॉइंट से, क्योंकि वो तो नॉर्मल हो जाता है, यहां से नॉर्मल की बात नहीं कही उन्होंने, अगर नॉर्मल कहते हैं हम लोग जरूर वहां से बनाते। सो यहां पर इस सिचुएशन से फॉर्म क्या है, इक्वेशन हमारी है x प्लस 14y और साथ में क्या है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके चलिए, तो ये हो गई कंडीशन। इस चीज को ध्यान रखिए, जब परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो आप परपेंडिकुलर ही बनाइए, नॉर्मल मत बनाइए। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ नॉर्मल है उसी पॉइंट x1 y1 से। ओके चलिए, तो सबसे पहले यहां पर टेंजेंट के लिए स्लोप बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशंस क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx, और यहां से जब करेंगे तो 3x स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाइए 2x हो जाएगा, और बच्चों फाइनल में आ जाइए तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होता है। ये आपको dy बाई dx मिला, लेकिन ये हमारी स्लोप नहीं है, कब तक, जब तक आप इस पर पॉइंट रिप्लेस ना कर दो। तो चलिए पॉइंट भी रखते हैं, dy बाई dx एट पॉइंट P, यानी वो x1 y1, तो बच्चों हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1। ओके, ये बच्चों आप कह सकते हो कि भाई ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, इसको मैंने लिया m1, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई। अब जरा यहां से बच्चों स्लोप ऑफ इक्वेशन भी निकाल लो आप, देखिए क्यों, अभी हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन इसकी जब आप निकालोगे इस इक्वेशन की स्लोप, तो कैसे निकलेगी भाई, आपके पास ये जनरल फॉर्म में है। सो किसी भी जनरल फॉर्म की अगर हमारे पास इक्वेशन है, अगर आपको उसकी स्लोप निकालनी है तो सीधा सा फॉर्मूला होता है माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ y। सो मल्टीपल ऑफ x 1 है, मल्टीपल ऑफ y 14 है, सो माइनस 1 बाई 14 हो गया। अब जरा कंडीशंस को देखिए, ये जो हमारी स्लोप निकली किसकी, m1 टेंजेंट की स्लोप, ये लाइन की स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन ये है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन ने हमको इसकी कंडीशंस पहले ही बताई कि दोनों लाइनें हमारी परपेंडिकुलर हैं। सो चलिए उसी परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशंस यहां पर अप्लाई करी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब बच्चों यहां पर जरा वैल्यू भी रख दीजिए, देखिए m1 की वैल्यू क्या है वो भी रिप्लेस कर देंगे, ये 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1, ये फर्स्ट वन, और m2 की वैल्यू बच्चों क्या, -1 बाई 14। सो माइनस और माइनस तो कैंसिलेशन होना है, -1 बाई 14, दिस इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा बच्चों, 14 उधर जाएगा, फिर से वो इधर आएगा। सो फाइनल इक्वेशन बनेगी 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 और माइनस का 14। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये आपको यहां से वैल्यू आ गई सबसे पहले। और जब आप इसको वैल्यू को इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनली ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए थोड़ी सा इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे x1 की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 और हमारे पास -14 है इज इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चों x की वैल्यू को निकालते हैं। 42 हो रहा है, अब आप देखिए कैसे 42 मिल सकता है। आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने पर आपके पास ऐसी वैल्यू हो जाए 7 और 2, जिससे आपको कंडीशंस मिल जाए। अगर बच्चों ऐसी कंडीशंस मिलेगी तो आप यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो। पॉइंट निकालने के लिए कंडीशंस को समझते चलिएगा भाई। यहां से हम लोग ने माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ y जो लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये m2 आ गया, क्लियर है ना, ये माइनस का 1/14, और यहां से m1 निकालना इजी बनता, सिंपली आपको डिफरेंशिएट किया और इस चीज को देखिए भाई 2x, ओके यहां से इसको 2 कर दीजिए, 2x1 को 2 कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पे 2 नहीं होगा तभी वैल्यू नहीं आएगी। चलिए इसको 2 कर देता हूं और अब जरा देखिए वैल्यू क्या मिलेगी। सो सिंपली थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर बच्चों 2x कर दीजिए, 2x करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। देखिए यहां पर मैंने यहां पर इसको माइनस लगा दिया और ये सिर्फ 2 है क्योंकि वहां पर बच्चों x का तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, स्क्वायर नहीं था, वो 2x है तो सिर्फ 2 मिला और 6 का हमारे पास 0 हो गई। सो ये 3x1 स्क्वायर है प्लस 2y। जब आप वैल्यू पुट करेंगे सो जरा देखिए m2 की वैल्यू हम लोग ने रखी -1/2, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां पर 3x1 स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 14, और ये जाकर के हमारे पास क्या हुआ, लेस हुआ। सो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12 और 3 से हुआ 4, ओके x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो बच्चों x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई।
अब ठीक है, जब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी तब आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो, तब आप इसके पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे आप यहां पर 2 रिप्लेस करोगे, सो y इज इक्वल टू 2 का क्यूब करिए 8 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 10 और ये 18, यानी y हमारे पास आ गया 18, यानी जो पॉइंट है बच्चों पहले हम लोगों ने वो डिफाइन कर लिए 2,18। तो पहले तो हमने ये सबसे पहले ये पॉइंट निकाली, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं आएगा बच्चों तब तक हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, तब तक हम लोग अपनी इक्वेशंस फ्रेम नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां से जो x1 था उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो x1 नहीं वो 2 होगा सिर्फ, सो मैंने उसको सही कर दिया है, 2 कर दिया। अब हमारा आंसर बेसिकली क्लियर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को रखते हैं। सो बच्चों यहां से m भी निकाल लेते हैं। m जब आप निकालोगे सो यहां से जरा देखिए वैल्यू क्या मिलेगी। m1 इज इक्वल टू, यहां पर जब आप 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और 12 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सो यहां से ये हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी है y माइनस y1। सो y1 हमारे पास कितना आ गया बच्चों, पॉइंट हमारा हो गया था 2,18। सो y माइनस y1 यानी 18 इज इक्वल टू m 14 x माइनस x1 यानी x माइनस 2। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। y माइनस 18 14x माइनस 28 और सबको रिटर्न कर दीजिए। सो 14x माइनस y और ये प्लस हो जाएगा, सो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर मिल जाएगा, और इस तरीके से आप इक्वेशंस फ्रेम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशंस को भी बच्चों समझते हैं और एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू कर्व की कंडीशंस को क्लियर करते हैं। देखिए जब हमारे बच्चों दो कर्व हमारे कट करते हैं तो वहां पर उनके बीच के एंगल को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जब टू कर्व्स कट करेंगे तो सीधी सी बात है कि एक पर्टिकुलर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। मान लेते हैं एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, और इनका एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया है ना। और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जब आप वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों ही कर्व पे टेंजेंट, बच्चों दोनों ही पॉइंट्स पे टेंजेंट, इसी पॉइंट से कॉमन पॉइंट मान लेते हैं P है, जिससे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट फॉर्म कर रहे हैं। एक फर्स्ट ये हो गई, एक सेकंड ये हो गई। इनके बिटवीन जो आपको एंगल फ्रेम होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इसी को ही हम लोग एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स कहते हैं, जिसको हमने यहां पर थीटा से डिनोट किया हुआ है। तो इसको निकालने का बेसिक प्रोसीजर क्या है, चलिए उसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बच्चों ये m1 m2 क्या है, जरा इसको समझते चलिए। देखिए यहां पर ये m1 जो है वो आपका स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी है, और m2 क्या है बच्चों, m2 हमारी स्लोप ऑफ सेकंड कर्व जो आपने टेंजेंट जो ड्रॉ की है उसकी जो स्लोप है, जो सेकंड कर्व पे आपने जो टेंजेंट ड्रॉ की है एट पॉइंट P से, वो कॉमन पॉइंट है बच्चों P, जिससे दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ हुई, वो इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम लोग ने m2 कहा है। और ये थीटा क्या है, एक्चुअल में थीटा ही वो एंगल बिटवीन द टू कर्व्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, जिसको हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये उस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इस कंडीशंस को क्लियर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले की कंडीशंस को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पर और आपको इसके बेस के कंडीशंस को क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, उसी के बीच से एंगल की कंडीशंस को भी क्लियर करना है। देखिएगा ध्यान से, यहां से अगर हमारे पास देखिए दो कर्व दिखेंगे, दो कर्व आपके पास ये है, एक कर्व ये है। अब बच्चों दोनों ही कर्व को आप क्या कर दीजिए, यहां से इंटरसेक्शन कर दीजिए। ओके, हमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि इनके इंटरसेक्शन कर्व के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। बच्चों लास्ट कंडीशन है, अच्छे से इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग भी, आप रेस्ट करेंगे, आप भी रेस्ट करिएगा, कंडीशंस को पढ़ते रहिएगा। बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, बस इसको अच्छे से कर लेते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशंस पे आ जाए बच्चों, करते कैसे। सबसे पहले आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, हमारे पास दो कर्व हैं, तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं और हमें प्रूफ करना है ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन भी दिया है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो राइट एंगल कट कर रहे हैं, उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। देखिएगा यहां पर सबसे पहले आप इस टेंजेंट को ड्रॉ करिए, और इससे बाद यहां पर एक इस टेंजेंट पे, वो कॉमन दोनों के पॉइंट है। हमने कर्व कैसा है, कर्व को सही कर लो पहले। सो कर्व यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, ठीक है ना। कर्व को वो कर्व जैसा ही बना दे, ये देखिए ऐसे। तो एक की टेंजेंट हो गई, और बच्चों यहां से इसको सेकंड की टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इसी पॉइंट से दोनों की टेंजेंट। तो ये तो हो गई टेंजेंट। अब सबसे पहले तो आप वो कॉमन पॉइंट तो फाइंड करो पहले, वो P। मेन वर्क तो यही है, यानी कि दोनों ही जो हमारे कर्व है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, पहला मेन काम। चलिए x की वैल्यू क्या रिप्लेस करते हैं यहां पर x की प्लेस पर। सो जब आप x की वैल्यू यहां पर है xy इज इक्वल टू k, x की जगह पर आप y स्क्वायर रखेंगे तो ये y क्यूब इज इक्वल टू k, यानी y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास k टू द पावर 1/3। और जब इस वैल्यू को आप यहां पर रिप्लेस करेंगे इस जगह पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 2/3।
यानी हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ तो बहुत इजी मिल गया, लग रहा था वैसे निकलेगा लेकिन बड़ा इजी निकल आया। k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3। सबसे पहले बच्चों हमने वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर कर लिया, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें आगे की कंडीशंस निकालनी है। अब जब इतना आपने क्लियर कर लिया तो बच्चों अब आपके लिए पॉइंट इजी है, आपको दोनों ही टेंजेंट्स निकालनी है, दोनों ही टेंजेंट्स की स्लोप निकालनी है। बेसिकली पहला काम देखिए, समझिए ध्यान से, जब आप इसकी स्लोप निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये तो 1 हुआ भाई, चल जाओ थोड़ा सा, लास्ट टाइम है, थोड़ा चलते रहो। 1 हो गया, ये 2y हो गया, 2y dy by dx। ओके, इसको अपॉन में ले लो। सो dy by dx क्या हुआ, dy by dx 1/2y। और बच्चों ये m तब बनेगा जब आप उस पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्लेस कर दोगे। सो m1 इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट p। जरा रखिए p की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, ये तो y के लिए रखना है तो k टू द पावर ये वाली रखनी पड़ेगी, ये x है ये y है, तो k टू द पावर 1/3। सो 1/2 k टू द पावर 1/3, ये हो गई स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। अब ऐसे ही बच्चों दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करिए और उसकी स्लोप निकाल लीजिए। सो मैं m1 यहीं पर लिख लेता हूं, क्योंकि अभी स्पेस हो गया तो डिमांड हम लोग इसको हटा देंगे। सो 1/2 k टू द पावर 1/3 हमने पहले वाले की फर्स्ट वाले कंडीशंस पे इसकी m1 निकाल दी। अब जरा m2 निकालते हैं सेकंड वाले टेंजेंट के लिए। सो बच्चों थोड़ा सा फिर से स्पेस बनाते हैं जल्दी से, और जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका इसकी सीधे से वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सो नेक्स्ट कंडीशंस पर हम लोग यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अब बच्चों यहां पर क्या लगेगा, ये प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पर दोनों मल्टीप्लाई में। सो फर्स्ट को लीव किया, सेकंड को किया dy by dx। और बच्चों इस बार x को करेंगे 1 हो जाएगा, और y एज इट इज आपको लीव करना पड़ेगा, ये 0 हुआ है ना। यहां से dy by dx जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन x। शायद यही मे भी कुछ ऐसे ही बनेगा। देखिए ध्यान से, जब आपने इसको फर्स्ट को लीव किया, सेकंड को किया dy by dx, प्लस x को करेंगे 1 हो जाएगा, y को आपको इस बार लीव करना पड़ेगा, क्योंकि y को हम पहले कर चुके हैं, जिसको आप करते हैं उसको दूसरी बार में लीव करना होता है। और यहां पर k की वैल्यू 0 हो गई बच्चों, यहां से आपने इसको ट्रांसफर किया -y और ये अपॉन में, ठीक है ना, ये आ गया। अब जब ये स्लोप तभी बनेगी बच्चों जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, यानी m2 दूसरे वाले की। सो ये हो जाएगा dy by dx, और ये हो गया हमारा पॉइंट P। चलिए सारी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो माइनस y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3, और बच्चों ये क्या है, k टू द पावर 2/3। जब आप इसको इधर ले जाएंगे या इसको इधर लाएंगे, तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, तो -1/k टू द पावर 1/3 ही रिमेन बचेगा, है ना। ये आ गया आपका m2 दूसरी स्लोप। अब यहां पर क्वेश्चन ने हमसे पहले ही कह रखा है कि दोनों ही स्लोप क्या है, दोनों ही हमारी जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए कंडीशंस ने कहा है दोनों राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं बच्चों। इसका मतलब तभी होता है, राइट एंगल तब बनता है, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा। m1 की वैल्यू हम लोग ने पुट कर दी 1/2 k टू द पावर 1/3, और बच्चों m2 की वैल्यू भी पुट कर दी क्या, -1/k टू द पावर 1/3, एंड दिस इज इक्वल टू -1, है ना। माइनस से माइनस को आप यहीं कट कर दीजिए। सो टोटल क्या बना, 2k टू द पावर 2/3, क्योंकि पावर बेस में क्या हो गई, ऐड हो गई मल्टीप्लाई में, और ये इक्वल टू 1 है। अब बच्चों आप इसको जरा इधर ट्रांसफर करिए, देखिए क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू k टू द पावर 2/3, ये हो गया। अगर हम लोग क्यूब लेंगे बोथ साइड, दोनों ही साइड, तो कैंसिलेशंस को समझिएगा, कैलकुलेशन समझने के बाद ही फाइनली हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। थोड़ा सा बस लास्ट के बच्चों 2-3 स्टेप्स हैं, फिर आपको भी आराम, हमें भी आराम, हम लोग भी आराम से चलेंगे, आप भी आराम से पढ़ाई करते रहिएगा। और बच्चों यहां से नेक्स्ट कंडीशन को जल्दी से वॉच करते हैं। 1/2 हो जाएगा, k टू द पावर 2/3 हो जाएगा। यहां पर करते हैं क्यूब, देखिए ये हो गया हमारे पास क्यूब बच्चों 1/8। यहां से क्या हुआ बच्चों, k स्क्वायर हुआ, ओके। और अगर देखोगे आप तो 8 जाएगा इसके क्रॉस इनटू में, सो 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। और जरा प्रूविंग को वॉच कर लीजिए, क्या प्रूफ करना था, 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका 8k स्क्वायर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, और आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा मेन क्वेश्चन कहां तक सॉल्व होके आया। सो बच्चों आज के मेन सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करके शो करके दिखाए, सारी प्रूविंग्स बताई, सारी बेसिक कंडीशन सिखाई आपको कि किस तरीके से टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से हमारे रेट मेजर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं, और किन किन टॉपिक्स से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके कुछ और रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिएगा। वहां पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम को डिस्कस करेंगे, और भी जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव को, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो, हमारी क्लास यहीं तक। अच्छे से आप इसको वॉच करिए, रिवाइज करिए, और अपने बोर्ड प्रिपरेशंस करिए, यानी बोर्ड एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। तब तक टिल देन थैंक यू, गुड बाय।